मोशन जो है आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए मोशन की। मोशन मीन्स क्या होता है? देखो, मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में मानते हैं या नहीं मानते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है ना? तो एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। ये डेफिनेशन है मोशन की। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। जो उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है, उस इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज आता है तो वो ऑब्जेक्ट अपन मोशन में मानते हैं। मतलब दो कंडीशन जरूरी है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, है ना? तो इसको अपन ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं, अदरवाइज वो मोशन में नहीं मानते। जैसे इमीडिएट सराउंडिंग क्या है? जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हैं तो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग आपकी घर की कोई भी चीज हो सकती है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं तो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग हो गई। उस कमरे से चल के आप पास वाले कमरे में चले गए हैं तो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, है ना? तो जैसे अभी आप मोबाइल के पास बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं और मोबाइल से उठकर किचन में चले जाते हैं, तो मोबाइल जो है आपकी इमीडिएट सराउंडिंग है और इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई और आप किचन में चले गए तो आप मोशन में है। तो कोई भी सब्सटेंस वो मोशन में कब कहलाएगा? जब उसकी पोजीशन में चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में? उसकी इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। ये डेफिनेशन है ना? तो इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को अपन मोशन में मानते हैं। और अगर उसकी पोजीशन में इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं माना जाता है। ठीक है? अब देखो, डेफिनेशन के बाद अपन टाइप पे आ जाते हैं, कौन कौन से मोशन हो सकते हैं। तो लोअर क्लासेस में आप बहुत सारे टाइप्स के मोशन पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है, पर आपको थोड़े बहुत डिटेल्स, थोड़े बहुत नेम जरूर आने चाहिए कहाँ ये मोशन के नेम होते हैं। तो पहला जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जैसा नाम इंडिकेट करता है वैसा का वैसा उसका नेचर भी है। मोशन विच टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता हो जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव या व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, है ना? तो रोड के ऊपर अगर आप स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं तो आपका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कब कहलाएगा ऑब्जेक्ट? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है या स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है। सेकंड जो हो सकता है वो सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन, है ना? तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। पीरियोडिक मोशन, है ना? द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद लगातार रिपीट होता हो उसको अपन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है? जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन का आपका एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? ए बस मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, है ना? ए एथलीट रनिंग ऑन ए 100 मीटर ट्रैक, 100 मीटर ट्रैक होती है ना स्ट्रेट पाथ, उसके ऊपर जो रन कर रहा है एथलीट वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल क्या क्या दे सकते हो, है ना? सर्कुलर मोशन के एग्जांपल के अंदर आपका जैसे व्हील का मूवमेंट है ना? तो व्हील का मूवमेंट है, जो झूले आते हैं ना सर्कुलर वाले पूरे रोल वाले, उनका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है ना? ये मोशन सर्कुलर मोशन है। और पीरियोडिक मोशन में एग्जांपल दोगे तो मोशन ऑफ अर्थ, है ना? अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का जो मूवमेंट है सन के अराउंड वो पीरियोडिक मोशन है ना? मूवमेंट ऑफ स्विंग
झूले का जो मूवमेंट है वो पीरियोडिक मोशन है ना। मूवमेंट ऑफ द निडल्स इन द क्लॉक, जो सेकंड की है, आवर्स की है, या मिनट की जो निडल है क्लॉक के अंदर, उसका जो मूवमेंट है वो भी पीरियोडिक मोशन है। मतलब एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद वो अपने आप में रिपीट होता है, और इसके लिए उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगला जो मोशन है वो जिगजैग मोशन है ना। जिगजैग मोशन का मतलब होता है इरेगुलर मोशन, द मोशन विच टेक्स प्लेस इन एनी डायरेक्शन एट एनी टाइम। किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहता है। जैसे अगर आपकी हाउस फ्लाई फ्लाई करती है ना, उड़ती रहती है, तो वो जिगजैग मोशन है, कहीं पे भी जाती रहती है। आप घर के अंदर मूवमेंट करते हैं तो वो जिगजैग मोशन है, क्योंकि कहीं कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता है, कभी इस तरफ मुड़ गए, कभी उस तरफ मुड़ गए, कहीं पे भी चलते रहते हैं, तो जिगजैग मोशन है ना। तो जिगजैग मोशन मीन्स किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है और कहीं पे भी आप मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो जो मोशन आएगा वो जिगजैग मोशन कहलाएगा। ठीक है ना। फिर आपको फिजिकल क्वांटिटीज में पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज में दो प्रकार की क्वांटिटीज होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। हाँ, दोनों का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उनको क्लासिफाई करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो साइंस में कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर कर सकते हैं? जिन जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्पीड आ गया, है ना, वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, जो भी मास है, वेलोसिटी है, कुछ भी आप जिन जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। और इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में अपने को पहले फिजिक्स में जब पहले एंटर होते हैं तो आपको इनकी टाइप्स पता होनी चाहिए। एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, है ना। सेकंड जो होगी वो आएगी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसको आप स्केलर के अंदर रखते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है जिसको आप वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर रखते हैं? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है। उससे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन तो पता चल गई। ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जो साइंस में यूज हो और उनको आप मेजर कर सकें तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अगर आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मान होता है, पर डायरेक्शन इज नॉट नीडेड, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड no direction in it are called scalar quantities, and those physical quantities which have magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन समझ में आई? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इन्वॉल्व इन इट या नो नीड ऑफ डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन समझ में आ गई? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। पर अगर आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि किसको आप स्केलर क्वांटिटी मानते हैं और किसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आप मास का, है ना। आपने इसको मेजर किया, जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन का वे जो मास आया वो आया 50 kg। 50 जो है वो मैग्नीट्यूड है,
डायरेक्शन तो अपन जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या कौन से डायरेक्शन से आप लगा रहे हैं वो डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हो सकता है। तो मास को अगर आप कहते हैं 50 केजी, है ना, तो इस 50 केजी के लिए आपको ये कहना जरूरी नहीं है कि द मास ऑफ ए पर्सन ए इज 50 केजी इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 50 केजी इन साउथ डायरेक्शन। आप डायरेक्शन इसके साथ बताते ही नहीं है। आपसे किसी ने वजन पूछा तो आप ये नहीं कहेंगे मेरा वजन 50 किलो साउथ डायरेक्शन में है या 50 केजी नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला समझ सकता है, मेरा वजन 50 किलो है, सामने वाला समझ जाएगा, उसको वहां पे डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन नीडेड ही नहीं है और जरूरत ही नहीं है। तब ये जो क्वांटिटी होगी वो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए मास क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। इसके अंदर आपको केवल मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है और डायरेक्शन बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किस तरफ से डायरेक्शन होगा उसका कोई लेना देना नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कहीं पे भी आप मेजर करें आपका वेट या मास जो आएगा वो 50 केजी ही आएगा। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है कितना वो चलता है ना। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे ए टू बी चला, बी टू सी चला, तो कहीं पे भी आप चलो तो वो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आएगा, उसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर जो एग्जांपल है वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे मास है ना, स्पीड है, डिस्प्ले डिस्टेंस है ना, लेंथ किसी की भी है तो वो है। ये सभी आपकी जो है वो सभी की सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं और इनके अंदर आपको बिल्कुल डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है ना। टेम्परेचर है, जैसे अगर आपको कहेगा कि आज का टेम्परेचर क्या है, तो इसको आपको साउथ नॉर्थ और डायरेक्शन से बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टेम्परेचर भी आपका क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटीज आएगा। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आपको बताने के समय केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़े और उसके साथ उसकी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सभी स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आएगी। अब देखो अगला है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल देते हैं अपन, फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आप इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी किस प्रकार से, मतलब आप इस फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी को मानते हैं तो आपको क्या लगता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? तो आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये खिलौना कार है, छोटा सा टॉय है कार, ठीक है। इस कार पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। इस कार के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाया, ये कार किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जैसे आप मैग्नीट्यूड दे दे, चलो मैग्नीट्यूड दे देते हैं। इफ वी अप्लाई है 5 न्यूटन फोर्स ऑन दिस कार, देन इन विच डायरेक्शन द कार विल मूव। इसका आंसर आप केवल मैग्नीट्यूड को देखकर नहीं दे सकते हैं, है ना। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मैं किस तरफ से कार को धक्का लगाऊंगा या फोर्स लगाऊंगा वो डेफिनेट नहीं है, तो आप कार का डायरेक्शन भी नहीं बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में मैं कहो कि आपको कार, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, फोर्स मैंने कार के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ये किस डायरेक्शन में मूव करती है। अगर तुम कहते हो कि ये इस डायरेक्शन में मूव करती है तो आप गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कह दूंगा मैं तो ईस्ट से ही फोर्स लगा रहा हूं, तो आपकी कार ईस्ट में कहां मूव करेगी, वो तो वेस्ट में मूव करेगी। और आप कहेंगे वेस्ट में मूव करेगी, तो मैं कह दूंगा वेस्ट से लगा रहा हूं मैं तो, है ना, तो ईस्ट की तरफ मूव करेगी। इट मीन्स आपका आंसर हर समय गलत हो सकता है अगर मैं डायरेक्शन ही नहीं बताऊं आपको, है ना। मैं केवल ये कह रहा हूं 5 न्यूटन फोर्स लगता है, ये इनकम्प्लीट है, ये अगली सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है। आप उसका आंसर अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं दे पाएंगे। इस फिजिकल क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आप ये कहते हैं कि आई विल अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स फ्रॉम साउथ डायरेक्शन, देन द साउथ डायरेक्शन से लगाता हूं तो कार का
डायरेक्शन मूवमेंट कहाँ होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगी, क्योंकि आप साउथ से धक्का लगा रहे हैं तो कहाँ मूव करेगी, नॉर्थ की तरफ। और अगर ईस्ट से धक्का लगा रहे हैं तो वेस्ट की तरफ मूव करेगी, और वेस्ट से धक्का लगा रहे हैं तो ईस्ट की तरफ मूव करेगी, है ना। तो ये क्वांटिटीज ऐसी है जहां पे आप केवल अगर मैग्नीट्यूड बता देते हैं तो वो पूरी तरह से सही नहीं है, और केवल मैग्नीट्यूड से आप पूरी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, है ना। बिना डायरेक्शन के आप किसी चीज को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको आप वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर और एग्जांपल ले सकते हैं, तो दूसरा फोर्थ है, किसी के अंदर आएगा जैसे वेलोसिटी है, ये क्यों होते हैं सब अपन बाद में देख लेंगे। एग्जांपल देख लो अभी। वेलोसिटी के बाद एक्सिलरेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे आपके वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, वेट है, दैट आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दे नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वहां पे रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए उनको आप वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, है ना।